हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिज्म फार्मूला के विषय में। प्रिज्म क्या होता है बच्चों, आप नोट कर लीजिए। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ए सुटेबल एंगल। देखो बच्चों, हम आपको प्रिज्म ये दिखा रहे हैं, ये प्रिज्म है। इसमें दो फेसेस, इस प्रिज्म का कोई भी दो फेस, एक फेस ये है और एक फेस ये है, ये सुटेबल एंगल पर इंक्लाइंड होता है। कोई भी दो प्लेन सरफेस, एक प्लेन फेस ये है और एक प्लेन फेस ये है, ये किसी सुटेबल एंगल पर इंक्लाइंड होता है। तो हमको, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, हमको प्रिज्म फार्मूला डिराइव करना है। तो प्रिज्म फार्मूला के लिए आप देख लीजिए। मान लीजिए आपको कोई ये दिया हुआ है प्रिज्म, सपोज यू हैव गिवन दिस प्रिज्म ABC इज ए प्लेन, और इसके दो फेस AB और AC इंक्लाइंड है, और ये इस एंगल को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। सपोज रिफ्रैक्टिंग एंगल इज कैपिटल A, और ये एंगल इंसिडेंट रे है बच्चों। दिस इज इंसिडेंट रे। जहाँ पर रे इंसिडेंट होती है वहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दैट इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपको पता है, when ray travels from rarer medium to denser medium it bends towards the normal। ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे हो गया, तो यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, इस स्थिति को क्या देख रहे हैं? यहाँ पर रे, ये ग्लास मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मान लीजिए ग्लास का बना हुआ है। यदि यहाँ पर रे क्या है भाई, डेंसर मीडियम से एयर में निकल रही है, दैट इज डेंसर मीडियम से जब एयर में जाएगी, डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है, तो नाउ इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर हो गई, ये रे नॉर्मल से दूर हो गई। तो इस रे को हम बोलते हैं इमरजेंट रे। दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, दिस रे इज नोन एज इमरजेंट रे, एंड दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल, इस एंगल को हम R बोल रहे हैं, एंड दिस एंगल इज नोन एज R डैश। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब देखो बच्चों, एक्चुअली ये रे, इसका डायरेक्शन ये है। यदि ये ग्लास मटेरियल नहीं रहता तो रे इधर चली जाती, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यदि हमारा ग्लास का मटेरियल नहीं होता, मीडियम नहीं होता, तो रे इधर जाती। लेकिन इधर न जा कर के रे किधर चली गई बच्चों, इधर जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल हुआ, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। दिस डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। इस पूरी चीज़ को जरा आप समझ लीजिए। देखो बच्चों, ये हमने आपको दिखाया था ये प्रिज्म, और इस प्रिज्म में आप देखिए, इस प्रिज्म में हमारे पास ये इंसिडेंट रे है। ये लेजर रे जो देख रहे हैं आप, ये इंसिडेंट रे है सपोज, और इसके हम इस रे को किसी एक सरफेस पर हम डाल रहे हैं। नॉर्मली हम ड्रॉ करेंगे, इस नॉर्मली यदि हम रे को ड्रॉ करेंगे तो कोई इसमें नॉर्मली यदि हम रे को इंसिडेंट करा रहे हैं तो फर्स्ट सरफेस पर कोई भी डेविएशन नहीं होगा। लेकिन यदि हम इस सरफेस पर नॉर्मल से कुछ एंगल बना करके इस रे को डालें, देखिए ध्यान दीजिए, तो इस रे को एक्चुअली इधर जाना चाहिए था, इस रे को बिल्कुल सीधे जाना चाहिए, सीध में जाना चाहिए था। लेकिन जैसे ही हम इस रे को डालते हैं, यहाँ पर ये रे नॉर्मल की ओर बेंड होती है, बेस की ओर बेंड हो जाती है। देखिए, जैसे ये रे को हमने इंसिडेंट कराया ना, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ये बेंड की, बेस की ओर बेंड की। तो यहाँ पर हम रे को यदि जैसे इंसिडेंट कराएंगे, बेस की ओर बेंड करेगा, और फिर एक बार फिर नॉर्मल से दूर हट करके ब्लैक बोर्ड पर इसका स्पॉट आएगा। आप देखिएगा, रे को जाना चाहिए इधर, लेकिन इसका स्पॉट आ रहा है, देखिए ब्लैक बोर्ड पर आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका स्पॉट कहाँ चला गया भाई, ब्लैक बोर्ड पर गया। क्यों? क्योंकि रे सीधे न जा करके बेंड कर गई है। तो कितने एंगल से डेविएट की रे, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, चलिए अब और हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दिस एंगल इज कैपिटल E। इस एंगल को हम कैपिटल E कह रहे हैं। मान लीजिए ये एंगल है, हम M मान लिए, और इस पॉइंट को हम N कह लीजिए। अब देखो बच्चों, ये एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल
in quadrilateral AMENA, ये जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है, बट दिस होल एंगल इज व्हाट 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल का मतलब इस फेस पर नॉर्मल है, दैट इज ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये जो नॉर्मल देख रहे हैं इस फेस पर है, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाकी जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है वो भी, चूंकि चारों एंगल का सम 360 होता है, ये एंगल और ये एंगल 90 90 180 हो गए, तो बाकी जो 2 एंगल बचा, एंगल ए एंड एंगल ई, इसका सम भी 180 होगा। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल 360 होगा। तो ये और ये मिलके 180, फिर ये 90 और 90, टोटल मिलकर के हमारा कितना हो जाएगा 180 हो गया। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रेंगल MEN, हम ट्रेंगल ले लिए MEN, इसमें आप क्या देख रहे हैं बच्चों, ये ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल में सभी तीनों एंगल का सम मिलकर के 180 डिग्री होता है। तो ये R प्लस R डैश प्लस एंगल E, ये तीनों मिलकर कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, दैट इज एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू R प्लस R डैश प्लस एंगल E, एंगल आप लिख सकते हैं एंगल E। ओके, एंगल E एंड एंगल E कैंसिल आउट हो गया फ्रॉम बोथ साइड्स, देयरफॉर यू कैन राइट हियर एंगल A इज इक्वल टू R प्लस R डैश। इस एंगल A को बोलते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिंग एंगल, ध्यान देना होगा, इस एंगल A को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। अब सिमिलरली अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमारा ट्रेंगल OMN बचा हुआ है, जो हमारा ट्रेंगल आया है OMN, अब ट्रेंगल OMN में देखिए जरा, अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो वर्टिकली एंगल, ये पूरा एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, तो ये पूरा एंगल I होगा, लेकिन ये एंगल हमारा R हो गया, तो ये एंगल कितना बच गया, ये एंगल हो गया हमारा I माइनस R। अब सिमिलरली देखो ये एंगल E है, तो ये भी पूरा एंगल E होगा, ये एंगल R डैश है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा हमारा, ये एंगल हो जाएगा E माइनस R डैश। ओके, तो नाउ इन ट्रेंगल, इस B को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नाउ इन ट्रेंगल OMN, इन ट्रेंगल OMN, ट्रेंगल OM में क्या देखते हैं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस R प्लस E माइनस R डैश। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R प्लस R डैश। ओके, नाउ दिस इज इक्वेशन 1 2, ये थर्ड कह लीजिए, एंड दिस इज इक्वेशन 4th, आप इसको 4th कर सकते हैं। अब देखो बच्चों R प्लस R डैश कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं R प्लस R डैश फ्रॉम इक्वेशन 3rd, फ्रॉम इक्वेशन 3rd यू कैन राइट हियर डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, R प्लस R डैश इज इक्वल टू A माइनस A। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 3rd आप लिख सकते हैं, फ्रॉम 3rd में R प्लस R डैश इज इक्वल टू A हो गया, तो दिस इम्प्लाइज यू कैन राइट हियर डेल्टा प्लस एंगल A इज इक्वल टू I प्लस E। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और क्या होता है बच्चों इसमें एग्जाम में आता है कि सो दैट द एंगल ऑफ डिविएशन प्लस, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, या रिफ्रैक्ट, द सम ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल, द सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, द सम ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल is equal to the angle of incidence and angle of emergent, is equal to the sum of the angle of incidence and angle of emergent, okay, एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो ये
अब देखो बच्चों, हमारे पास जो ये रिलेशन आ चुका है, हमको एक्चुअली रिलेशन निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। यहाँ पर हमको एक ग्राफ प्लॉट हम करते हैं बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने ग्राफ प्लॉट किया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के विषय में। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया बच्चों कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेज। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम and angle of incidence, when angle of incidence is further increased, angle of deviation also increases. अब ये ग्राफ के विषय में क्या बोल सकते हैं? अब देखिए, when angle of incidence increases, angle of deviation first decreases. At a particular value of angle of incidence, it becomes minimum. When angle of incidence is further increased, एंगल ऑफ डेविएशन आल्सो इंक्रीजेज। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। डेल्टा एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बच्चों हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा ग्राफ है, ये डेल्टा और आई के बीच में एक ग्राफ था। एक बार फिर से सुन लीजिए आप। व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, मिनिमम डेविएशन जब हो जाए, उस समय बच्चों, उस समय हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंट इक्वल होता है। जिस समय व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, देन आई इज इक्वल टू ई, और एंड व्हेन आई इज इक्वल टू ई, इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब आर इज इक्वल टू आर डैश, क्योंकि आई बाई आर का रेशियो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है। तो जब आई आर के बराबर हो गया, इसका मतलब आर आर डैश के बराबर हो गया। आप जानते हैं ना, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। देखो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यहाँ भी ऐसे रे को यहाँ से रिफ्लेक्ट करा देंगे तो म्यू इज इक्वल टू साइन ई अपन साइन आर डैश। म्यू तो दोनों का सेम ही है। यदि आई ई के बराबर हो गया तो आर आर डैश के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसको भी, ये सब आप नोट कर लीजिए। यदि आपसे इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, देन आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई कैसे होगा, इसको आप देख लीजिए। इसको बॉक्स में करके लिख लीजिएगा, ये कोई डेरिवेशंस का पार्ट नहीं। बॉक्स बना लीजिए और उसमें इस बात को लिख लीजिए। देखो बच्चों, वी हैव डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल इज इक्वल टू आई प्लस ई। तो इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आप इसको क्या लिख सकते हैं? आई को आप लिख सकते हैं रूट आई होल स्क्वायर प्लस रूट ई होल स्क्वायर एंड माइनस टू रूट आई इंटू रूट ई, ऐसा लिखा जा सकता है। प्लस टू रूट आई इंटू ई माइनस ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो ये हमने जो बॉक्स बनाया था, ये बॉक्स में पूरा ये चीज़ आप लिख लीजिए। ये हमने बोला था कि इसको आप नोट कर लीजिए। ये चीज़ हमारा आ गया। अब इसको आप क्या लिखोगे बच्चों? डेल्टा इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं रूट आई माइनस रूट ई का होल स्क्वायर। इतने पार्ट को आप क्या लिखेंगे? जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? रूट आई माइनस रूट ई का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये और ये कट जाएगा तो ये मिलेगा हमको, प्लस टू रूट आई इंटू रूट ई माइनस ए। अब देखो यहाँ पर देखिए, ये डेल्टा की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये वैल्यू जीरो हो जाए। डेल्टा की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये भी जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो नहीं सकता, या ई जीरो होना चाहिए, वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो क्योंकि ये जो पोर्शन है ये जीरो नहीं हो सकता है, इसलिए इसको जीरो होना पड़ेगा। तो आप ये लिख लेंगे, फॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या है? ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा?
एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसको जीरो लिखना पड़ेगा, दैट इज रूट आई माइनस रूट ई, दिस शुड बी जीरो। इसका मतलब रूट आई इज इक्वल टू रूट ई, इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, दैट इज फॉर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस शुड बी इक्वल। और उसके बाद हमने बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए, एडिटर में करके इसको आप कहीं लिख लीजिएगा, साइड में इसको लिख लीजिएगा, ये डेरिवेशन का कोई पार्ट नहीं है, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, इसको आप अलग से लिख लीजिएगा एडिटर बना करके। ये हमने बताया कि व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों सेम होगा। और इसके पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस सेम होगा, उस समय आर इज इक्वल टू आर डैश, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी आप लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, तो व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम देन आई इज इक्वल टू ई and r is equal to r dash, hence डेल्टा की जगह पर आप क्या लिखेंगे, डेल्टा की जगह पर आप लिखेंगे डेल्टा m प्लस a इज इक्वल टू i प्लस a, e की जगह पर आप i लिखेंगे तो दैट इज 2i, इट मीन्स व्हाट, i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड आप पढ़े हुए हैं a इज इक्वल टू, वी हैव a इज इक्वल टू r प्लस r डैश, तो a इज इक्वल टू r डैश के जब पर r लिखेंगे तो दैट इज 2r, इसका मतलब r इज इक्वल टू a बाई 2। तो ये दो चीज़ हमको मिल गया, i इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2 एंड r इज इक्वल टू a बाई 2। देन यू कैन राइट हियर म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, आपको पता है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन आर के जगह पर ए बाई 2। तो ये रिलेशन रहा रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल डेल्टा एम क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, म्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये डेरिवेशन हमने करा दिया, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ओके, अब देखो बच्चों, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हम पढ़ लिए। नाउ अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन, अभी आप देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन के लिए थोड़ा सा हम एक एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पता है डेल्टा इज इक्वल टू, अभी आप पढ़े हुए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई, अभी ये आपने पढ़ा है। तो डेल्टा इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन आप पढ़े हुए हैं। तो देखो बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आपको एक रिलेशन चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आपको हमको एक फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो वी नो वी हैव म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, एंड यदि इस रे को हम यहीं से रिफ्लेक्ट करा दें नॉर्मली, तो ये जो एंगल ई है वो आई हो जाएगा, एंड साइन ऑफ म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ई अपॉन साइन ऑफ आर डैश, ये हो गया, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर एंड म्यू इज इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर डैश। इफ एंगल्स आर स्मॉल, इफ द एंगल्स आर स्मॉल, यदि एंगल छोटे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देन वी कैन राइट म्यू इज इक्वल टू आई बाई आर एंड म्यू इज इक्वल टू ई बाई आर डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू आई आर का मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू म्यू आर एंड ई इज इक्वल टू म्यू आर डैश, ऐसा हम लिख सकते हैं। आई इज इक्वल टू म्यू आर लिख सकते हैं एंड ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, म्यू आर। अब देखो बच्चों, बट वी हैव, हमारे पास एक फार्मूला है,
आई के जगह पर म्यू आर लिख सकते हैं एंड ई के जगह पर म्यू आर डैश लिख सकते हैं, बट वी हैव डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। तो डेल्टा प्लस ए अभी आप पढ़े हुए हैं, इस रिलेशन को आप पढ़े हैं ना, एंगल ऑफ डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट। आई की जगह पर क्या लिखोगे बच्चों, म्यू आर लिखोगे, और ई की जगह पर म्यू आर डैश लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू म्यू आर प्लस आर डैश, ये हो गया हमारा। लेकिन आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू व्हाट, आर प्लस आर डैश को तो हम ए लिखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू म्यू इंटू ए। क्यों, सिंस आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। अभी आप ये पढ़ चुके हैं। तो इट मीन्स व्हाट, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए, म्यू ए माइनस ए। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए। ये भी एक रिलेशन हो गया एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिंग एंगल के विषय में ये रिलेशन हुआ। एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिंग एंगल के बीच में ये डेविएशन हो गया। एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिंग एंगल और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिंग एंगल के बीच में ये एक रिलेशन हो गया। ओके, नाउ आफ्टर दैट डिस्पर्सन क्या है। देखो बच्चों, यदि आपको पता है कि जब when white light passes through a prism it splits into its constituent components। आप लिखिए, the splitting of the beam of white light into its constituent components। The splitting of white light into its constituent component when it passes through a prism, when it passes through a prism is called dispersion। आपको पता है ना, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो ये 7 कलर्स है। तो दिस फिनोमिनन इज नोन एज व्हाट, डिस्पर्सन। व्हाट इज डिस्पर्सन बच्चों, एक बार फिर से आप देख लीजिए। डिस्पर्सन हम लोग पढ़ेंगे। डिस्पर्सन क्या है, द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड व्हाट, डिस्पर्सन। इसी को हम डिस्पर्सन बोलते हैं। व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूटती है। देखो बच्चों, हमारे पास ये प्रिज्म दिया हुआ है, ये प्रिज्म आपको पता है, ये प्रिज्म दिया हुआ है। अब मान लीजिए ये व्हाइट लाइट है और ये क्या है, नॉर्मल है। अब देखो, इसमें बहुत सारे, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करती है तो ये 7 कलर्स में क्यों टूटती है, क्योंकि इसमें इस व्हाइट लाइट में जितने भी वेवलेंथ्स हैं, जितने भी कलर्स हैं, सबके अलग अलग वेवलेंथ है और हर एक कलर का या हर एक वेवलेंथ की मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है। स्प्लिटिंग होने का कारण क्या है भाई, कि जितने भी कलर्स हैं, जितने भी वेवलेंथ है, उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड मीडियम में अलग अलग होती है। और जब स्पीड अलग अलग हो गई तो उनके लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी अलग अलग होगा। अब देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेंड कौन होगा, सबसे कम बेंड कौन होगा, सबसे कम बेंड वही होगा जिसका की स्पीड सबसे ज़्यादा हो। जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा होगा उसकी बेंडिंग क्या होगी, सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है किसका, रेड लाइट का। तो रेड लाइट की बेंडिंग बच्चों देखो ये सबसे कम होती है, रेड लाइट की बेंडिंग सबसे कम होती है। रेड लाइट है ना, यहाँ पर आया, रेड लाइट की बेंडिंग देखो सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी होगी, जिसकी स्पीड सबसे कम होगी उसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो स्पीड सबसे कम, और स्पीड सबसे कम किसकी होगी, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो वायलेट कलर का स्पीड सबसे कम होता है, तो इसकी बेंडिंग क्या होगी,
इसकी बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। वायलेट कलर्स का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो जब वेवलेंथ सबसे कम हो गया, इसका मतलब बेंडिंग इसकी सबसे ज़्यादा हो गई, तो रे की बेंडिंग सबसे ज़्यादा हो गई। अब देखो एक्चुअली रे का डायरेक्शन क्या है। ये जो व्हाइट कलर था जिसमें कि 7 कलर मिले हुए थे, 7 कलर्स कंस्टिट्यूटेड था, उसका डायरेक्शन तो ये था। रेड लाइट इधर चली गई और वायलेट लाइट रेड लाइट इधर चली गई और जो वायलेट रे है वो इधर चला गया। इसको यदि हम पीछे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, रेड वाले को पीछे की ओर यदि हम प्रोड्यूस करते हैं, मान लीजिए रेड को हम पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दिए और वायलेट को हम पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दिए, तो ये एंगल क्या होगा बच्चों? ये एंगल हो गया एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर डेल्टा 1, और ये एंगल कितना होगा वायलेट के लिए? ये हो गया डेल्टा 2। किसके लिए? वायलेट के लिए। और दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस कितना हुआ? यदि इसको और पीछे आप बढ़ाइए, दोनों कलर्स के बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, दोनों कलर्स के बीच में कुछ एंगल बना, तो ये दोनों कलर्स के बीच में जो एंगल बना, दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन। तो आप एंगुलर डिस्पर्सन हेडिंग डाल लीजिए, एंगुलर डिस्पर्सन। Angular dispersion produced by a prism for white light is the difference in the angle of deviation of two extreme colors. फिर से हम बोल रहे हैं, सुनिए, what is angular dispersion? Angular dispersion produced by a prism for white light is the difference in the angle of deviation of two extreme colors, that is violet and red colors. ओके, तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या हो गया? ये डेल्टा इज इक्वल टू, ये हम डेल्टा भी लिख रहे हैं वायलेट के लिए, मान लीजिए डेल्टा भी लिख दिए, और रेड के लिए हम क्या लिखे? रेड के लिए हम डेल्टा आर ये लिख रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? ये वायलेट के लिए डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। तो अभी आप बच्चों पढ़े हुए थे डेल्टा भी क्या था? म्यू, डेल्टा के लिए आप लिखे थे ना म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, अभी आपने लिखा था म्यू भी माइनस 1 इंटू ए। माइनस डेल्टा आर के लिए क्या लिखेंगे? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो एंगुलर डिस्पर्सन डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? एंगुलर डिस्पर्सन डेल्टा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर डिस्पर्सन। नाउ व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? आप लिखिए डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या है बच्चों? हेडिंग डालिए डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या है? देखो, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ए प्रिज्म इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? देखो, दो एक्सट्रीम कलर के लिए जो हमारे पास एंगुलर डिस्पर्सन आया था डेल्टा, और एंगल ऑफ डिविएशन फॉर द मीन कलर, रेड और वायलेट के बीच का जो कलर है, रेड और वायलेट के बीच का कलर को हम येलो कहते हैं, येलो कलर को हम मान के चलते हैं कि वो बीच का कलर है। तो W इज इक्वल टू, ये डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द एंगुलर डिस्पर्सन है, किसके बीच में? डेल्टा भी और डेल्टा आर के बीच का ये एंगुलर डिस्पर्सन है। डेल्टा भी को आप लिखे थे म्यू भी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर को लिखे थे म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। म्यू भी क्या है? म्यू भी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म फॉर वायलेट कलर। म्यू वाई को आप लिखेंगे म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। यहाँ से देखो बच्चों, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अभी आपके पास क्या बचेगा? एक स्टेप और लिख लीजिए आप, W इज इक्वल टू ऊपर आप लिख सकते हैं, ये ऊपर हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। दैट इज डिस्पर्सिव पावर को, ओमेगा को आप क्या लिखेंगे? ओमेगा को लिखेंगे आप
म्यू भी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई माइनस 1, ये हो गया। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द डिस्पर्सिव पावर, ये डिस्पर्सिव पावर हमारा हो गया। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन डिस्पर्सिव पावर के लिए। और साथ में देखो बच्चों, ये जो हम डिस्पर्सन का मेन रीजन क्या था, जैसा कि हमने बताया कि डिफरेंट कलर्स का या डिफरेंट वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि स्पीड अलग अलग होती है। जब रे मीडियम में ट्रेवल करती है तो डिफरेंट कलर्स अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती हैं। तो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करने का मतलब है उनका डेविएशन अलग अलग हो गया। डिविएशन अलग अलग हो गया, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। तो डिफरेंट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है मीडियम का, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपन लैम्डा स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी अपन लैम्डा स्क्वायर। ए और बी क्या है? ए और बी मीडियम पर डिपेंड करता है, कांस्टेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो ए प्लस बी अपन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपन लैम्डा टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट और भी है, इसको हम कॉसी फार्मूला बोलते हैं। CHACHY कॉसी फार्मूला, CAUCHY, इसको हम बोलते हैं CAUCH कॉसिज फार्मूला बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉसिज फार्मूला। कॉसिज फार्मूला क्या बताया भाई? हर एक वेवलेंथ के लिए कि एक ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। ओके, तो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट रिलेशन, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलो देखो बच्चों, अब कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्प्ले हम कर दे रहे हैं। आप देखिए पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, देखिए न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम डिस्प्लेड है। वन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री and refractive index 1.414 is silvered. At what angle must a ray of light fall on the unsilvered face so that after refraction into the prism and the reflection at the silvered surface it retraces its path? देखो बच्चों, आपको दिया हुआ है एक प्रिज्म, आप ध्यान से देखिए, आपको ये प्रिज्म दिया हुआ है। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। 30 डिग्री ही है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट एंगल मस्ट ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द अनसिल्वर्ड फेस। एक फेस इसका सिल्वर्ड है, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल तो 30 डिग्री है, इसका एक फेस सिल्वर्ड है, ये फेस हमारा सिल्वर्ड हो गया है। सिल्वर्ड कहने का मतलब यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और अनसिल्वर्ड रे पर रे इंसिडेंट कर रही है, रे इंसिडेंट किया अनसिल्वर्ड फेस पर। अब देखो, अब कह रहा है कि इसको कितने एंगल पर हम लोग इंसिडेंट कराए कि रिफ्रैक्शन के बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस करे, ये अपने पाथ को रिट्रेस करे। अपने पाथ को रिट्रेस कब करेगा? जब इस पर ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा, जब इस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा तभी रिट्रेस करेगा। तो नॉर्मली कहने का मतलब ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री है, ये 90 हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा आपका 60, क्योंकि तीनों मिला के 180 होना चाहिए। ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। देन म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर। म्यू कितना दिया है बच्चों? 1.414। साइन आई ये पूछ रहा है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ये 1/2, और ये 1.414 को हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू 2 साइन आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? साइन ऑफ आई इज इक्वल टू √2 अपॉन 2, दैट इज साइन ऑफ आई इज इक्वल टू 1/√2। इसका मतलब आई इज इक्वल टू कितना हो गया? आई इज इक्वल टू 45 डिग्री, आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी यदि 45 डिग्री पर इस प्रिज्म के 45 डिग्री पर यदि रे इंसिडेंट कर रहा है तो सिल्वर्ड प्लेट से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को क्या करेगा बच्चों? अपने पाथ को ये रिट्रेस करेगा, यानी पूरा फिर से
लौट के चला आएगा। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। सो दैट एंगल ऑफ डेविएशन, क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, अब देखिए। सो दैट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थीन प्रिज्म इज रिड्यूस्ड टू 1/4 व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। अब देखो, ये वाटर में इमर्स कर देने के बाद ये कह रहा है कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन 1/4 हो जाएगा। आपको पता है एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। मान लीजिए ये ग्लास में पहले रखा हुआ था, तो डेल्टा इज इक्वल टू ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 माइनस 1 इंटू ए, दैट इज डेल्टा 1 कह लीजिए। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 0.5 माइनस 1, दैट इज 0.5, 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, 0.5 का मतलब 1/2 इंटू ए। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो बच्चों, इसी को कह रहा है, इसी प्रिज्म को हम लिक्विड में इमर्स कर दिए। तो जब लिक्विड में इमर्स कर देंगे देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड हमको निकालना पड़ेगा। इसको हम लिख सकते हैं ए म्यू जी अपन ए म्यू एल। ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। देखिए, फिजिक्स में आपको पढ़ना है तो उसका हर एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक लेक्चर्स को आपको ध्यान से देखेंगे तभी हो पाएगा। क्योंकि बीच में यदि ये आ गया, अब हमारा पहला लेक्चर आप पढ़े नहीं हैं तो कैसे आप बना पाएंगे ये। तो ए म्यू जी को हम लिखेंगे 3/2, 1.5 का मतलब 3/2। और लिक्विड वाटर का दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/3। तो एल म्यू जी इज इक्वल टू वाट, दिस 9/8। तो म्यू कितना होगा, हेंस डेल्टा 2, हेंस डेल्टा 2 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू म्यू कितना आ गया बच्चों यहाँ पर, ये 9/8 माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू 9/8 माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे, 1/8 इंटू ए लिखेंगे। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 इज इक्वल टू हेंस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। डेल्टा 1 कितना आ गया बच्चों, 1/2 ए। डेल्टा 2 कितना आ गया, 1/8 ए। तो डेल्टा 2 कितना हो, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया ये। तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू व्हाट, हेंस डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 1/4। यही पूछ रहा था कि जब हम वाटर में इमर्स कर देंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन जो एयर में जब प्रिज्म हुआ था, रखा हुआ था, तो उसके एंगल ऑफ डेविएशन का 1/4 हो जाएगा। ये डेल्टा है, ये ध्यान रखिएगा, ये डेल्टा हम लिखे हुए हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लिखिए आप। क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए। क्वेश्चन डिस्प्लेड है। PQ is the incident ray on the prism ABC as shown. So the corresponding refracted and emergent rays. The critical angle for the material of the prism is 45 degree. Critical angle बच्चों दिया हुआ है 45 degree. Also find out the refractive index of the material of the prism. Okay? आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है। You have given this prism. ABC is a prism. Okay? ABC प्रिज्म का एक फेस है। एक्चुअली हम एक ही फेस दिखा सकते हैं। और फिगर में दिया हुआ है कोई रे इंसिडेंट कर रही है नॉर्मली, कोई रे इंसिडेंट की नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। और रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है दिस 45 डिग्री। अब देखो बच्चों, जब ये नॉर्मली इंसिडेंट की यहाँ पर, तो नॉर्मली इंसिडेंट करने का मतलब क्या हुआ, रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, मतलब डेविएशन नहीं होगा। रे नॉर्मली इंसिडेंट की, इसका मतलब यहाँ पर डेविएशन नहीं होगा, ऐसे चली जाएगी, रे ऐसी चली गई। नॉर्मली इंसिडेंट होने का मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आप ये एंगल कितना होगा, ये 45 डिग्री है। और क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिटिकल एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है।
इसका मतलब इस फेस के लिए ये 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंड व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब रे अपने फेस, इस फेस के अलॉन्ग ट्रेवल करके चला जाएगा। तो रे डायग्राम से हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कुछ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कह रहा है ना बच्चों कि इसका, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, आपको पता है साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू 1/μ। साइन ऑफ आई सी कितना है, क्रिटिकल एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो 1/μ। तो दिस इम्प्लाइज μ इज इक्वल टू 1/sin ऑफ 45 डिग्री। साइन 45 का मतलब 1/√2, √2 ऊपर चला गया, तो म्यू की वैल्यू यही आ गई 1.414, 1.414। दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मटेरियल। ओके, एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, आप देखिए क्वेश्चन डिस्प्लेड है। कह रहा है ए नैरो बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ ए इक्वी एंगुलर ग्लास प्रिज्म। इक्वी एंगुलर ग्लास प्रिज्म, इक्वी एंगुलर कहने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिंग एंगल आपका 60 डिग्री हो गया। ये देखो बच्चों, इक्वी एंगुलर ग्लास प्रिज्म कहने का मतलब ये एंगल हो गया कितना, 60 डिग्री। ओके, ए नैरो बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ ए इक्वी एंगुलर ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। व्हेन द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन ए सुटेबल लिक्विड द रे मेक्स ए ग्रेजिंग इमर्जेंट along the other face. Find the refractive index of the liquid and draw ray diagram showing the path of the rays. Okay, अब देखिए, a ray of light is incident normally. ray of light normally incident कर रहा है। ओके, ray of light incident किया normally, ray of light normally incident किया। तो जब पता है आपको normally incident करेगा तो कोई डेविएशन होगा नहीं, ये भी आपको मालूम है कि कोई डेविएशन नहीं होगा। जब रे नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो कोई डेविएशन नहीं होगा। अब देखो, अब कह रहा है ना कि जब इसको, इस पूरे प्रिज्म को हम वाटर में या ग्लास में हम इमर्ज कर देते हैं तो जो रे है वो इमर्ज करता है इस ढंग से, ग्रेजिंग एंगल हो गया। अदर सरफेस, इसी एंगल को जब सरफेस के अलॉन्ग रे ट्रेवल करती है, इसी को हम ग्रेजिंग एंगल बोलते हैं। इसका मतलब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ ये क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तभी ना ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगा। अब इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब निकालना है, जब ये पूरे सिस्टम को डुबा दिया गया है, किस में, वाटर में। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ये हमको निकालना है। एल म्यू जी हमको निकालना है। तो एल म्यू जी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल। ओके, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.45 दिया हुआ है। और एल म्यू जी क्या है बच्चों, एल म्यू जी तो आप निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, क्योंकि ये एंगल कितना आया, ये एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये एंगल तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री, ये 60, ये 90, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और यही क्रिटिकल एंगल है। इसका मतलब इस सिस्टम के लिए, जब पूरे इस सिस्टम को हम वाटर में डुबा दिए हैं, जब पूरे सिस्टम को जब हम वाटर में डुबाए हुए हैं, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो और उस केस में हम, आपको मालूम है उस केस में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू 1/μ। साइन ऑफ आई सी कितना है, साइन ऑफ आई सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, साइन आई सी मतलब 60 डिग्री, 1/μ क्या लिखेंगे, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ये हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड इज इक्वल टू व्हाट, 1/sin ऑफ 60 हो गया। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री हो गया √3/2, यानी 2/√3। ये हमको आ गया, एल म्यू जी दिया हुआ है 2/√3। हमको ए म्यू एल निकालना है, तो ए म्यू एल हम निकाल सकते हैं यहाँ से।
hence A mu L is equal to A mu G upon L mu G, ये आ गया। अब देखो बच्चों, यहाँ से आप निकाल लीजिए A mu L इज इक्वल टू A mu G हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.45, L mu G अभी हम निकाल लिए 2/√3। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ओके, ये √3/2 कितना हो जाएगा? ये A mu L यदि हम ये 1.45 √3 1.732/2, तो A mu L, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए 1.45 इंटू 0.866। अब इसको सॉल्व करिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट द आंसर। ओके, ठीक है। कुछ होमवर्क के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, डिस्प्ले कर दे रहे हैं, इसको आप लिखेंगे, बनाएंगे। आप देख लीजिए क्वेश्चन होमवर्क का डिस्प्लेड है, इसको आप बनाइएगा। ओके, थैंक यू।